लिविंग थिंग्स में बायोमोलिकुल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या, बायोमोलिकुल्स से ही लिविंग थिंग्स बना है, यानी कि केमिकल से ही लिविंग थिंग्स बना है, जिस केमिकल से नॉन लिविंग थिंग्स बना है। तो लिविंग थिंग्स से डिफरेंट जो है वो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, उसमें से 46 जो एलिमेंट्स हैं वो लिविंग थिंग्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, किसी भी चीज में इन्हीं मतलब केमिकल से ये बने होते हैं। बस नेचर ने एडजस्ट इस तरह से किया है कि ये नॉन लिविंग से लिविंग फॉर्म में आ गए हैं। दूसरा इसमें जो नॉन लिविंग से डिफरेंस होता है वो है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो अमाउंट होता है नॉन लिविंग की अपेक्षा लिविंग थिंग्स में ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट हम देख रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये तुमको दिख रहा होगा। कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसको सैकेराइड भी कहते हैं। सैकेराइड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर या स्वीटनेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्वीट ही होते हैं इन टेस्ट। बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कड़वे भी होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। फॉर्मूला देख ही रहे हो, CnH2nOn, ये फॉर्मूला है मोनोसैकेराइड के लिए। ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट के लिए फॉर्मूला है, मोनोसैकेराइड के लिए फॉर्मूला होता है। ये जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। मतलब कि बॉडी में जब तक ये रहेगा तब तक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है इसी ग्लूकोज के थ्रू होता है। मतलब ये ऑक्सीडेशन कराता है, ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो सेलुलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है वो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या करता है, ग्लूकोज होता है। ये सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है नेचर में पाए जाने वाला नेचुरली अकरिंग मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे ज्यादा नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, क्योंकि ये प्लांट में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट इसको सिंथेसाइज करता है और प्लांट में इसका अमाउंट भी मतलब एनिमल के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। अब तुमको दिख रहा है सिलेबस में जो आपके पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सुनाई दे रहा है बच्चों? यस मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम। ओके, क्लासिफिकेशन ये सब मैं बता चुकी हूँ, फिर भी जो नए बच्चे हैं उनके लिए फटाफट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मतलब बहुत सारे बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें है कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। मतलब अगर हम पॉलीसेकेराइड या जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब कहने का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल को देकर उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ना। लाइसिस मींस ब्रेक डाउन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब कि हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल को देकर उसका ब्रेक मतलब उसके बॉन्ड को ब्रेक करना। जब ये कंबाइन भी होते हैं, जैसे कि दो मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड जब बनाते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तब जाके वो दो मोनोसैकेराइड कंबाइन करके डाइसैकेराइड बनाते हैं। इस तरह से जितने भी सैकेराइड मोनोसैकेराइड मिलते जाएंगे उससे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड बनता है, जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेट करता है मतलब उससे निकलता है। और अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को देंगे तो वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इन दोनों के बीच में जो मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से बना होता है। जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है अगर देखोगे या कीटोन ग्रुप होता है, वहां पे मतलब कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। और दो मोनोसैकेराइड के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये आपस में जुड़ा होता है। तो जो मतलब कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इनके बीच में, उनको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और ये बॉन्ड हाइड्रोलिसिस से टूटता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल देते हैं तो टूटता है। तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे चार टाइप्स इसको कार्बोहाइड्रेट्स के चार टाइप्स हैं। मोनोसैकेराइड्स,
एक सैकराइड मॉलिक्यूल होगा, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे मोनोसैकराइड को फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। डाइसैकराइड होता है, दो मोनोसैकराइड जब मिलते हैं तो डाइसैकराइड का फॉर्मेशन करते हैं। और डाइसैकराइड के एग्जांपल तुमको दिख रहा होगा, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। डाइसैकराइड सेम मतलब मोनोमर से भी मिलने से बन सकते हैं डिफरेंट, जैसे कि सुक्रोज है, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज यानी कि दो डिफरेंट मोनोसैकराइड के मिलने से बना है। माल्टोज दो सेम मोनोमर के मिलने से बना होता है, जैसे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसको माल्टोज कहते हैं। लैक्टोज है, आपको दिख रहा होगा, इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज दो मोनोसैकराइड है, ये इसके मिलने से लैक्टोज बनता है। ऑलिगोसैकराइड, ये ऑलिगो मींस होता है काउंटेबल, मतलब कि छोटे छोटे जो चेन होते हैं कार्बोहाइड्रेट को, उनको ऑलिगोसैकराइड कहते हैं। ऑलिगोसैकराइड 3 to 6 या किसी बुक में 3 to 10 भी देखते हैं। जनरली हम मानते हैं कि 3 to 10 मोनोसैकराइड वाले पॉलीमर्स को हम ऑलिगोसैकराइड कहते हैं। इसका एग्जांपल आपको मैनोट्रायोज, राइबिनोज, ये सब दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। पॉलीसैकराइड, अब ये 10 से ज्यादा जिसमें मोनोसैकराइड मोनोमर्स पाए जाते हैं, वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसैकराइड कहते हैं। बहुत लंबे लंबे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके फिर दो टाइप्स होते हैं, होमोपॉलीसैकराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकराइड। होमोपॉलीसैकराइड, होमो मींस सिमिलर, यानी कि जो सिमिलर मोनोमर्स से बने हो, जैसे कि सिर्फ ग्लूकोज से अगर बना होता है तो उसको हम होमोपॉलीसैकराइड कहते हैं। जैसे कि ये आपका एग्जांपल है ग्लाइकोजेन, ये सिर्फ ग्लूकोज से बना होता है। स्टार्च भी ग्लूकोज से बना होता है, बट इसके अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, इसलिए ये डिफरेंट होता है। ग्लाइकोजेन स्ट्रेट चेन में होता है और स्टार्च ब्रांच मतलब उसमें ब्रांचिंग होती है, इसलिए ये डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों ग्लूकोज से ही बने होते हैं। और इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है स्ट्रेट चेन में, C1 और C4 के बीच में होता है, मतलब कार्बन नंबर 1 के कार्बन नंबर 1 से दूसरे मोनोसैकराइड के कार्बन नंबर 4 से के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ये स्ट्रेट चेन होता है। और स्टार्च में ब्रांचिंग होती है, वहां पे C1 C6 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये पॉलीसैकराइड हो गया। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दिख रहा होगा आपको, एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा तो एल्डो शुगर कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा तो कीटो शुगर कहलाएगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने नंबर हैं, अगर कार्बन एटम्स के नंबर के बेसिस पे ये 6 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। तो पहला जो टाइप है ट्रायोजेज होते हैं, मतलब कि 3 कार्बन एटम वाला वो शुगर कहलाता है। इससे छोटा मोनोसैकराइड एनवायरनमेंट में नहीं पाया जाता है। तो ट्रायोजेज 3 कार्बन एटम वाला सबसे छोटा मोनोसैकराइड होता है। अब ट्रायोजेज में आप ये फॉर्मूला इस पे आप बैठा सकते हैं आराम से, C3H6O3 CnH2nOn पे ये बेस्ड होता है। ये इसमें अब ट्रायोजेज में दो मतलब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने के कारण 2 टाइप के ट्रायोजेज बनते हैं। उसमें बहुत सारे हैं, जिसमें एग्जांपल में मैंने एक ही दिया है, लेकिन बहुत सारे ट्रायोजेज बनते हैं। ग्लिसरॉल डिहाइड है, एल्डोजेज और कीटोजेज में कीटोन ग्रुप वाले में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनते हैं। ये ट्रायोजेज टाइप के मतलब 3 कार्बन एटम वाले कार्बोहाइड्रेट हैं या मोनोसैकराइड है। और आपको D and L फॉर्म बताया था मैंने उस समय, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि बाकी सारे जो मोनोसैकराइड हैं वो सारे के सारे डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म में नहीं मिलता है। टेट्रोजेज, हेलो, हाँ मैम, डेक्स्ट्रो और लेवो मतलब रोटेशन? हाँ, रोटेशन, इसका मिरर इमेज मतलब फंक्शनल ग्रुप T फॉर्म एंड L फॉर्म, सॉरी, डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी वो अलग हो गया। T एंड L फॉर्म मतलब कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड।
मतलब कि डी फॉर्म मतलब होता है कि जब उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा नंबर 3 एटम पे, शायद नंबर कार्बन 3 एटम पे, वो क्या होता है, राइट साइड होगा तो डी फॉर्म कहलाता है, लेफ्ट साइड होगा तो वो एल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, हेलो हेलो, ओके मैम। ओके। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एक ऐसा मोनोसेक्राइड है जो कि डी एंड एल फॉर्म में नहीं मिलता है, मतलब ये सिंगल फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो टेट्रोजेज जो होते हैं वो 4 कार्बन एटम वाला है, उसका एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें एक ही मैंने दिया है, इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज। पेंटोजेज 5 कार्बन एटम वाला बायोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड होता है, क्योंकि इसमें राइबोज आता है। राइबोज एल्डो शुगर होता है। राइबोज जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो भी न्यूक्लिक एसिड का और बहुत सारे कोएंजाइम्स का ये रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। तो राइबोज जो है वो बायोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड होता है। डीएनए और आरएनए में आप लोग जानते हैं राइबोज या डिऑक्सी राइबोज क्या करता है, बनाने में मदद करता है। हेक्सोजेज नेक्स्ट जो आपका मोनोसेक्राइड है, हेक्सोजेज यानी कि आप लोग सभी लोग जानते हैं ग्लूकोज हेक्सोजेज होते हैं, मतलब कि 6 कार्बन एटम वाला ये मोनोसेक्राइड होता है। उसके बाद आपका हेप्टोजेज होते हैं और ऑक्टेजेज होते हैं। ये बहुत ही रेयर मोनोसेक्राइड्स होते हैं और जनरली ये इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में, जो भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर, उसमें जनरली इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में मिलते हैं, मतलब रिएक्शंस के बीच में मिलते हैं, फ्रीली प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके बाद आपको दिख रहा होगा डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे डेराइव्ड होकर बनते हैं और इसमें बहुत सारे अदर एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एग्जांपल में एस्कॉर्बिक एसिड है, यूरोनिक एसिड है, ग्लिसरॉल है, इनोसिटॉल है, ग्लूकोजामीन है, ग्लैक्टोजामीन है। ये इन सब का अपना अपना बॉडी में इन सब का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ग्लूकोजामीन है, ग्लैक्टोजामीन है, ये सब हमारे नर्वस सिस्टम में काम करता है। ग्लिसरॉल है जो कि बहुत सारे जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। यूरोनिक एसिड पाथवे ग्लाइकोलिसिस से ही निकला हुआ पाथवे होता है, ये एक अलग पाथवे चला जाता है, तो यूरोनिक एसिड। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं बायोलॉजिकली। अब आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो, यहाँ पे मैं सिर्फ बायोलॉजिकली मैं बात करूंगी, क्योंकि केमिस्ट्री में तो आइसोमेरिज्म वगैरह बहुत ही अलग उसका रोल होता है। बायोलॉजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो वेरियस स्ट्रक्चर शो करता है, जैसे कि डी एंड एल फॉर्म बताया था मैंने कि जो डी और एल फॉर्म होता है वो मिरर इमेज होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि अगर जो हाइड्रोजन ओरिएंटेशन होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इस नंबर कार्बन पे, 5th नंबर कार्बन पे, सॉरी नहीं कहाँ पे, डी और एल समरीज में ये दिख रहा होगा तुमको, यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है डी एंड एल आइसोमेरिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लिसरोज एंड ग्लूकोज। ये दो ग्लिसरल्डिहाइड का आपको दिख रहा होगा ऊपर में, जिसमें आपका लेफ्ट एंड राइट साइड वाला आपका दिख रहा होगा डी ग्लिसरल्डिहाइड मैंने लिखा हुआ है, इसमें OH ग्रुप जो है आपको राइट साइड में दिख रहा है, और एल ग्लिसरोज जो है एल ग्लिसरल्डिहाइड है वो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। यानी कि ये दोनों मिरर इमेज होते हैं और ये राइट हैंडेड होंगे, राइट साइड में होंगे तो डी ग्लिसरोज कहलाते हैं और लेफ्ट साइड में होंगे तो
एल ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल्डिहाइड कहलाते हैं। इसी तरह आपको ग्लूकोज का भी दिख रहा होगा राइट साइड में 5th नंबर कार्बन एटम पे ये ऐसा हो रहा है। 5th नंबर कार्बन एटम पे अगर राइट साइड में है तो डी ग्लूकोज है और लेफ्ट साइड में है तो एल ग्लूकोज है। यानी कि इसमें क्या होता है, ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का होता है, जो कि टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल कार्बन के पास होता है। यानी कि टर्मिनल कार्बन आपका 6 है, जो नंबर का कार्बन है CH2OH दिख रहा है, उसके पहले का जो कार्बन होता है उसमें ये रोटेशन पाया जाता है, तब ये डी और एल फॉर्म का फॉर्मेशन करता है। आपको एक फॉर्मूला भी दिख रहा होगा 2N, इसमें हम आइसोमर्स के लिए 2N फॉर्मूला का यूज करते हैं। 2N है क्या, 2N जो है वो नंबर ऑफ N यहाँ पे होता है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। जैसे कि अगर आप ग्लूकोज को देखते हो तो इसमें 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब होता है कि जो कार्बन है वो अगर उसके 4 बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ है तो चारों बॉन्ड पे अलग अलग उसके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो अलग अलग हो, तो वैसे कार्बन को हम एसिमेट्रिक या कोई भी इस तरह से जो भी होता है एलिमेंट्स, तो उसको हम एसिमेट्रिक कहते हैं। तो जितने एसिमेट्रिक कार्बन किसी कार्बोहाइड्रेट में या मोनोसैकेराइड में प्रेजेंट होता है उतने उसके आइसोमर बन सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, 2 टू द पावर n, और n क्या है, एसिमेट्रिक नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। ग्लूकोज के केस में 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं तो वहां पे 16 आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी होती है। DNL आइसोमेरिज्म। उसके बाद आपका है लेवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। प्लस माइनस से जो साइन है, कभी कभी आप देखते होंगे D प्लस ग्लूकोज लिखा होता है, D प्लस ग्लूकोज या D माइनस ग्लूकोज। तो ये क्या होता है, D प्लस ग्लूकोज कहने का मतलब है कि D मतलब ग्लूकोज जो होगा उसमें 5th नंबर कार्बन एटम पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो राइट साइड में होगा, और अगर उसके साथ D के साथ प्लस साइन लगता है यानी कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट के सॉल्यूशन में अगर प्लेन पॉलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं तो उसमें जो रोटेशन शो करता है हमारा कंपाउंड, उसके बेसिस पे हम उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लेवोरोटेटरी कहते हैं। अगर राइट हैंडेड उसका रोटेशन होगा तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहलाता है, और लेफ्ट हैंडेड अगर रोटेशन होगा तो वो लेवोरोटेटरी कहलाता है। तो इस बेसिस पे उसको हम डेक्स्ट्रो और लेवो कहते हैं। डेक्स्ट्रो को प्लस साइन से डिनोट करते हैं और लेवो को माइनस साइन से डिनोट करते हैं। तो डी फॉर्म, अगर डी फॉर्म है राइट हैंड का ग्लूकोज है तो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है, लेवो रोटेटरी भी हो सकता है। इसी तरह अगर एल ग्लूकोज है यानी कि उसके लेफ्ट साइड में अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके लेफ्ट साइड में है तो वो एल ग्लूकोज हुआ, और उसमें भी अगर उसको मतलब उसके दोनों फॉर्म पाए जा सकते हैं, प्लस फॉर्म में भी पाया जा सकता है और माइनस फॉर्म में भी पाया जा सकता है। इसी में एक रेसिमिक टर्म आता है। रेसिमिक मीन्स होता है जब डी एंड एल जो मिक्सचर है वो अगर सेम प्रोपोर्शन में होंगे तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब सॉल्यूशन से पास कराया जाएगा तो कोई एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों जो है वो सेम अमाउंट में होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। इसके बाद आपका आता है पायरानोज एंड फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर। ये जो सारे डी एंड एल फॉर्म है, लेवोरोटेटरी है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इन सब का बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंस जो है वो है कि
मतलब ये किस फॉर्म में, कहाँ पे, कितने परसेंट ये पाया जाता है, और उस पे कैसे इंजाइमेटिक एक्शन होता है, या किसी और अलग कंपाउंड के साथ ये कैसे बॉन्डिंग कर सकता है, क्या उस पे इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें मेटाबॉलिज्म में और बॉडी के अंदर डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं या डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उस पर्पस से हमको जानना होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं और भी जो कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर है, उसमें आपने अगर पढ़ा होगा, देखा होगा, या मेरे जो मैंने भेजा उसमें भी आपको पायरानोज एंड फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पायरानोज एंड फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रेट चेन वाला जो स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज का दिखता है, अगर ग्लूकोज का हम किसी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ग्लूकोज बोल रही हूँ तो ये ग्लूकोज में ही पायरानोज और फ्यूरानोज रिंग बन सकता है। ये सारे मोनोसैकेराइड्स में ये रिंग्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो पायरानोज एंड फ्यूरानोज रिंग जो बनते हैं वो जैसे स्ट्रेट चेन है, ये ग्लूकोज का आपको दिख रहा है, ये फीसर ने दिया था स्ट्रेट चेन जो का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके बाद एक हावर्थ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो ग्लूकोज है या मोनोसैकेराइड्स हैं वो इस फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, ये साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं। साइक्लिक फॉर्म में भी 2 टाइप से ये पाए जाते हैं, मतलब कि 2 टाइप के रिंग स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, एक पायरानोज रिंग बना सकते हैं, एक फ्यूरानोज रिंग बना सकते हैं। दोनों टाइप का ये रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो पायरानोज रिंग और फ्यूरानोज रिंग ये आपको दिख रहा है। पायरानोज रिंग में जो होता है वो उसमें C1 और C5 लिंकेज, मतलब ये जो कार्बन एटम नंबर 1 है और 5 के बीच में ऑक्सीजन लिंक होता है, जो लिंक मतलब जो 6-5 नंबर कार्बन एटम पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो क्या होता है, उसका ऑक्सीजन निकल के ऊपर एल्डिहाइड के CHO ग्रुप जो आपको दिख रहा होगा उसमें जाके वो ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। मतलब ये जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है, ज्यादा टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की। तो ये जो C5 का जो ऑक्सीजन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए वो CH जो एल्डिहाइड ग्रुप है वहाँ पे जाके वो उसके साथ मिलकर बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। इस क्रम में ये साइक्लिक फॉर्म में आता है। और इस पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर में C1 C5 लिंकेज से बनता है और फ्यूरानोज में C1 C4 लिंकेज के थ्रू, यानी कि C4 कार्बन एटम वाले नंबर से ये लिंक होता है। और प्रोसेस जो होती है ये चार्जर बैटरी का मदद, तो C1 और C4 के बीच में लिंकेज शो करता है फ्यूरानोज रिंग में। इसमें आपको दिख रहा है कि ये इसमें पायरानोज रिंग में ये 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें जो आपको इसमें 6 मेंबर्ड यानी कि इसमें 5 कार्बन जो 5 आपको कार्बन का स्पेस 1 2 3 4 5 कार्बन मेंबर्ड होते हैं ये। इसमें 5 कार्बन के साथ ये रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और फ्यूरानोज में ये 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है और इसमें कार्बन एटम 4 होते हैं या 5 होते हैं जो भी है। तो ये क्या है, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पायरानोज में 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है और फ्यूरानोज में 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। ओज वर्ड भी ओज वर्ड भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ओज वर्ड भी जैसे सैकेराइड शुगर के लिए यूज किया जाता है, वैसे ओज वर्ड भी शुगर के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमने देखा है ट्रायोजेज, उसमें ओजेज का यूज हम कार्बोहाइड्रेट के लिए करते हैं, ट्रायोजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज।
तो ओज वर्ड जो आता है वो शुगर के लिए आता है। और ये पायरानोज और फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर यानी कि दो रिंग फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट पाए जा सकते हैं, पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में और फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में। और इसको स्टडी किया था हार्वर्ड ने। लेकिन आपको जो ये हार्वर्ड ने बताया था वैसा बिल्कुल सेम वैसा नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्वर्ड ने बताया तो ये पायरानोज और फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है, लेकिन एक्चुअली जब एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस किया गया तो ये जो ग्लूकोज है या कोई भी मोनोसैकेराइड है वो अलग ही स्ट्रक्चर में पाया गया। जैसे कि अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ये चेयर फॉर्म में पाया गया, मतलब इसमें जो बॉन्ड का जो मतलब आप लोग जानते होंगे केमिस्ट्री में कि बॉन्ड जो एंगल पे डिपेंड करता है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि पायरानोज और फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर में ऐसा में पाया जाता है। इसमें एक्चुअली एक्सरे डिफ्रैक्शन में पाया गया कि जो है वो चेयर के फॉर्म में, मतलब कि इसमें जो बॉन्ड्स हैं वो स्लाइटली एक दूसरे के साथ अलग ही बॉन्ड एंगल पे वो पार्टिसिपेट करते हैं और चेयर फॉर्म जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये बाद में पता चला जब पहले इसको पायरानोज और फ्यूरानोज रिंग को हार्वर्ड ने दे दिया था, उसके बाद ये एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस के थ्रू ये पाया गया कि ये एक्चुअली चेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद आपका है अल्फा एंड बीटा एनोमर्स, मतलब कि ये अल्फा एंड बीटा एनोमर्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अल्फा एंड बीटा एनोमर्स, अल्फा एंड बीटा एनोमर्स। अब ये क्या है अल्फा एंड बीटा एनोमर्स? ये है कि जब ग्लूकोज मतलब जब ये सॉल्यूशन में रहता है तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के में उसका अगर दिख रहा होगा, मैंने एक डॉटेड लाइन बनाया हुआ है, तो उसमें अगर इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन साइक्लिक फॉर्म में, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन उसके जो प्लेन पोलराइजेशन है उसके अप होगा, डाउन होगा, तो ये अल्फा एनोमर कहलाता है। और अप होगा मतलब कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन होगा वो अपवर्ड होगा, मतलब प्लेन जो पोलराइजेशन है ये साइक्लिक रिंग का उसके अपर साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो वो बीटा एनोमर कहलाता है। तो ये दो फॉर्म में भी ये ग्लूकोज मिलते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा है ईपीमर्स। ईपीमर क्या है? ये भी आइसोमर ही होते हैं और इसमें मतलब ये बहुत मतलब ये जैसे कि ग्लूकोज की हम बात करें, ग्लूकोज की बात करते हैं तो ईपीमर्स ग्लूकोज में जितने भी हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप हैं कार्बन एटम पे, वो सारे अगर एक मतलब अपने पोजीशन को चेंज कर लेते हैं तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ईपीमर्स बना सकते हैं। जैसे ग्लूकोज का जो ईपीमर है वो मैनोज होता है, ग्लैक्टोज होता है, ये सब ग्लूकोज के ईपीमर है। मतलब ईपीमराइजेशन के बाद ये सारे फॉर्म बनते हैं, मतलब कि इसके जो कार्बन नंबर जो एटम है 2, 3, 4 ऑफ ग्लूकोज जो होते हैं वो वहाँ पे हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप का अगर चेंज हो जाता है तो वो ईपीमर्स बनाते हैं। उसके बाद है आपका एल्डोज कीटोज आइसोमेरिज्म। ये पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि एल्डोज फ्रक्टोज जो है, अगर हेक्सोज की हम हेक्सोजेज की बात करें तो अगर कीटोन अगर उसका फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो फ्रक्टोज बना देगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होते हैं, बस क्या होते हैं उसके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए एल्डोज कीटोज आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं, एल्डोज कीटोज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये है आपका हेलो 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 स्टूडेंट्स। यस मैम।
अब आगे हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म बताओ कोई, क्या क्या समझते हो मेटाबॉलिज्म से? लिखा भी है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कोई बताओ मेटाबॉलिज्म से क्या समझते हो? मैम कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। ओनली मेटाबॉलिज्म सिर्फ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स? सिर्फ ब्रेकडाउन नहीं होता है, सिंथेसिस भी होता है। आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ भी जाते हैं, वो भी मेटाबॉलिज्म है। फालतू की बातें मत करो अर्पित, आता तो है नहीं कुछ। हेलो यस मैम। हेलो, समझ में आई बात? यस मैम। आपको दिख रहा है मेटाबॉलिज्म इक्वल टू, मैंने एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म लिखा हुआ है। तो एनाबॉलिज्म मीन्स होता है सिंथेसिस। जैसे अगर ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, सिंपल कंपाउंड है, ठीक है, और उससे अगर ग्लाइकोजन बनता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है, तो वो एनाबॉलिज्म कहलाता है। मतलब सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे। जैसे कि ग्लिसरॉल, मैंने बताया कि ग्लिसरॉल से हम जो कोलेस्ट्रॉल है कॉम्प्लेक्स, एक स्टेरॉइड या कोलेस्ट्रॉल है या जो भी स्टेरॉइड हार्मोन्स है, वो अगर कोलेस्ट्रॉल से फॉर्मेशन करता है, तो ये भी क्या है, सिंथेसिस है। सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाता है, यानी कि एनाबॉलिज्म होता है, सिंथेसिस होती है किसी चीज की। या एनाबॉलिज्म में किसी चीज की भी सिंथेसिस, जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट मतलब कि जो ग्लूकोज हैं, बहुत सारे जो ग्लूकोज हैं वो एमिनो एसिड बना देते हैं, या बहुत सारे जो एमिनो एसिड है उससे कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे किसी चीज का, इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, दोनों चीज होता है, सिंथेसिस भी और ब्रेकडाउन भी, दोनों को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में सारी प्रोसेसेस, जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस चलती रहती हैं, चाहे वो कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक हो, उन दोनों को मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है? यस मैम। हेलो, यस कौन बोल रहा है? कौन है ये? यस मैम। अभिषेक। आ गया मैम समझ में, आ गया समझ में। अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, उतना तो जाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी जो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज होते हैं, और जो भी इसके बाद में जो भी इंटरमीडिएरी जो भी मेटाबोलाइट्स जो अलग अलग पाथवेज में जाते हैं, जैसे कि यूरेनिक एसिड पाथवे, ये सारे बहुत सारे मेटाबॉलिक आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस है क्या? ग्लाइकोलाइसिस नाम से ही पता लग रहा है, ये ग्लूकोज का टूटना। लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और ये कैसे होता है? केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 10 स्टेप प्रोसेस है, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस आपको दिख रहा है, सारी चीजें अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने भेजा ही है इसको। ग्लाइकोलिसिस को आप लोग पढ़ लेना कि क्या क्या है। मैं इस पे आती हूँ ग्लाइकोलिसिस के ग्लाइकोलिसिस रिएक्शंस पे आती हूँ सीधा। ग्लाइकोलिसिस समझ में आ गया, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ये ब्रेकडाउन कैसे होता है? ग्लूकोज हमारे शरीर में मिलता है, कैसे मिलता है? डाइट से मिलता है, मतलब जो भी हम फूड खाते हैं उसमें
बहुत सारे जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सारे कंपाउंड्स हम फूड से लेते हैं। अर्पित अर्पित यहाँ देखो देखो कितना टाइम बच गया 150। हेलो स्टूडेंट्स, इसको कल देखेंगे हम, अभी टाइम नहीं है। आप लोग की कोई क्वेरी है तो बताइए, कुछ पूछना हो तो पूछो।